नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने आज ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि 2029 तक हमारे पास पहले 4 राफेल एम फाइटर जेट आ जाएंगे। ये वो मोमेंट है जिसका वेट INS विक्रांत की कमीशनिंग के साथ ही शुरू हो गया था। राफेल एम एक कैरियर बॉन्ड जेट है जिसको डसॉल्ट एविएशन ने स्पेसिफिकली सी बेस्ड ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया है। इंडिया और फ्रांस के बीच अप्रैल में 64,000 करोड़ रुपए का इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें 26 राफेल एम जेट्स, उनके वेपन्स पैकेज, स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग सिस्टम और सपोर्ट इकोसिस्टम सब इंक्लूडेड है। इसके साथ ही नेवी ने अपने ऑपरेशनल स्टैट्स भी रिवील किए। 50,000 फ्लाइंग आवर्स, 11,000 शिप डेज, 138 डिप्लॉयमेंट्स। एक शिप 2008 से गल्फ ऑफ एडन में कंटिन्यूसली स्टेशनड है। 7,800 मर्चेंट वेसल्स एस्कॉर्ट किए गए, 52 पायरेट्स पकड़े गए और 520 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई गई। रेड सी में हूथी अटैक्स के बीच 40 कैपिटल शिप्स डिप्लॉय करके इंडिया ने $5.6 बिलियन के कार्गो को सेफ पासेस दिया। अब जब राफेल एम 2029 में आ जाएंगे, नेवी की स्ट्राइक कैपेबिलिटी और भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। INS विक्रांत को अभी इंटरिम MiG-29K चलाने पड़ रहे हैं, लेकिन राफेल एम एक जनरेशन आगे का एयरक्राफ्ट है। ये मल्टी रोल जेट एनिमी वॉरशिप्स, सबमरीन के मास्ट्स, एंटी शिप सिस्टम्स, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और इवन लैंड टारगेट सबको प्रीसीजन स्ट्राइक कर सकता है। लॉन्ग टर्म में राफेल एम की ये डील नेवी को वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटी देगी। INS विक्रांत का फुल पोटेंशियल तभी अनलॉक होगा जब उस पर 12 से 18 राफेल एम रेगुलरली ऑपरेट करेंगे। अगली खबर की बात करें तो ANI के नेशनल सिक्योरिटी समिट में एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने एक बहुत रेयर और ऑनेस्ट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ओपनली एक्सेप्ट किया कि इंडिया को AMCA आने तक का 5th जनरेशन गैप फिल करना पड़ेगा, वरना रीजनल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। AMCA अभी डिजाइन, वैलिडेशन, प्रोटोटाइप फेज से गुजर रहा है। फर्स्ट फ्लाइट 2030 के आसपास एक्सपेक्टेड है और प्रोडक्शन 2030 के मिड में। मतलब 10 साल तक इंडिया के पास एक भी प्योर स्टील्थ जेट नहीं होगा, जबकि चाइना J-20 को ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुका है और पाकिस्तान भी FC-31 परचेज के करीब बताया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स पूरी क्लियरिटी से बोल रही है कि उनका फोकस अभी प्लेटफॉर्म सिलेक्शन पर नहीं है, बल्कि रिक्वायरमेंट फाइनलाइजेशन पर है। ये ऑफिशियल लाइन ये मेंटेन करती है कि किस एयरक्राफ्ट को कंसीडर करना है, ये बात की बात है। बिना प्लेटफॉर्म का नाम लिए इंडियन एयरफोर्स ने इनडायरेक्टली एडमिट किया है कि ऑप्शन पर सोचा जा रहा है, चाहे वो SU-57 हो, F-35 हो या कोई अदर हाइब्रिड सॉल्यूशन। करंट लाइनअप जैसे तेजस MK-1A, तेजस MK-2, सुपर सुखोई अपग्रेड्स, मिराज 2000, MiG-29, ये सब इंडिया को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। बट एक फैक्ट चेंज नहीं होता, जो कि है 5th जनरेशन टाइप कैपेबिलिटीज़। सेंसर फ्यूज़न, लो RCS, डेटा लिंक्ड कॉम्बैट अभी भी मिसिंग है। यहाँ मेरा मानना है कि AMCA इंडिया का बैकबोन बन सकता है, उस पर फुल फोकस होना चाहिए, लेकिन जो गैप आ रहा है बीच में, उसका सॉल्यूशन भी बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। SU-57 का इंडिया को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफर स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है। इंडियन एयरफोर्स को अब फाइनल डिसीजन लेना है कि वो किस सॉल्यूशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। अगली खबर की बात करें तो पहले आर्मी और इंडियन एयरफोर्स हीरोन MK-2 ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन अब नेवी ने भी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में हीरोन MK-2 ऑर्डर कर दिया है और ये बहुत सिग्निफिकेंट शिफ्ट है। हीरोन MK-2 के नंबर्स रिवील नहीं किए गए हैं क्योंकि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में सीक्रेसी मेंटेन की जाती है। हीरोन MK-2 की कैपेबिलिटी इनक्रेडिबल है। 45 घंटे की इंड्योरेंस, 1000 किलोमीटर का कॉम्बैट रेडियस, नियर रियल टाइम इमेजिंग, सैटकॉम लिंक और बॉर्डर क्रॉसिंग सर्विलांस। ऑपरेशन सिंदूर के स्ट्राइक्स में एग्जैक्टली यही ड्रोन पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 टेरर हब्स पर इंडिया की मिसाइल स्ट्राइक्स का लाइव प्रूफ लेकर आए थे। साथ ही साथ ट्राई सर्विसेज मेक इन इंडिया टेंडर भी ओपन हुआ है, यानी 87 मीडियम आल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस ड्रोन्स का 20,000 करोड़ रुपए का मेगा प्रोजेक्ट, जिसमें 24 इंडियन कंपनीज इंटरेस्टेड हैं और ये इंडिया को
यूएवी सुपर पावर बनाने की रेस का स्टार्ट पॉइंट है। इंडिया का चैलेंज अब ये नहीं रहा कि ड्रोन्स कैसे लाएं, बल्कि चैलेंज ये है कि ड्रोन कैसे बनाए जाएं, और मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस टेंडर एग्जैक्टली ये गैप फिल कर देगा। ओवरऑल ये एक बहुत सॉलिड और प्रैक्टिकल मूव है। अगली खबर की बात करें तो द प्रिंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन नेवी प्रोजेक्ट 75I सबमरीन प्रोजेक्ट को इस फाइनेंशियल ईयर में ही साइन करना चाहती है। मतलब नेक्स्ट 4 मंथ में डील ऑलमोस्ट पक्की हो सकती है। MDL और थाइसन ग्रुप मरीन कंसोर्टियम का इनिशियल बिड 1.2 लाख करोड़ रुपए था, GST के बाद और बढ़ गया, और जबकि नेवी का टारगेट 60 से 70 हज़ार करोड़ रुपए था, लेकिन रियल कॉस्ट रिड्यूस होके अब 90 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास आ गई है। ये प्रोजेक्ट चीप नहीं है, पर सबमरीन कभी चीप होती भी नहीं। प्रोजेक्ट 75I के अंडर 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनेंगी विद AIP एडवांस साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी, हाई स्टील्थ और सोनार सिग्नेचर रिडक्शन हल शेपिंग के साथ। जर्मन थाइसन ग्रुप का डिजाइन फुली न्यू होगा, ना कि टाइप 212 या 214 का सिंपल अपग्रेड। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही पहली सबमरीन 7 साल बाद मिलेगी, फिर हर साल एक सबमरीन। इंडिया के पास अभी सिर्फ 15 सबमरीन हैं, जबकि चाइना के पास 70 से ज़्यादा हैं, और पाकिस्तान के पास AIP एडवांटेज ऑलरेडी है। तो अब इंडिया के लिए अंडर वाटर डोमेन नॉन नेगोशिएबल सिक्योरिटी ऑप्शन बन चुका है। प्राइस हाई लगती है, बट इंडिया ने सबमरीन प्रोक्योरमेंट को 10 साल लेट किया है। इसका कॉस्ट अब उसी फॉर्म में आ रहा है। अगर थाइसन ग्रुप मरीन डीप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र देता है तो ये प्रोजेक्ट गेम चेंजर बन सकता है। सबमरीन हर कंट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म होती है, और प्रोजेक्ट 75I इंडिया का लॉन्ग टर्म ओशन बैकबोन भी बनेगा। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।